गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। कल हम आपका चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आपको सभी को नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है मेन नेचुरल रिसोर्सेज। आप सभी जानते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। हर वो चीज़ जो हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करती है या फिर हमारी लिवलीहुड को ईजी बनाती है, हमारे रहने के लिए हमें हमारी ग्रोथ में अपना इन्वॉल्वमेंट देती है। जो हम इंसानों के या अदर एनवायरनमेंट के जो भी कंपोजिशन है, प्लांट्स के, ऑर्गेनिज्म के, किसी ना किसी तरह से जो किसी के काम आ सकता है, वही क्या हो जाता है, रिसोर्सेज हो जाते हैं। और जो नेचर से हमें मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम उन रिसोर्सेज के बारे में आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले, एवरी ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाई वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक एंड एनबायोटिक एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म जो नेचर में है वो अदर ऑर्गेनिज्म से क्या है, सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो बायोटिक हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं, जैसे हम एनिमल से घिरे हैं, बर्ड से घिरे हैं, प्लांट से घिरे हुए हैं, या एबायोटिक हो सकते हैं। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक होता है, दूसरा एबायोटिक होता है। बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं। एबायोटिक में देखिए कौन कौन से आते हैं, जैसे एयर हो गया नेचर का, लाइट हो गई, लैंड हो गई ज़मीन, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स, ये सब किस में आ जाते हैं, एबायोटिक एनवायरनमेंट। इवन आप जिस कॉपी पेन में अपने नोट्स बना रहे हो वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। आप अपने घर में रह रहे हैं, आपका घर भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। आप चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, मोबाइल में आप वीडियोस देख रहे हैं, तो ये सब लिविंग तो बायोटिक कंपोनेंट हो जाता है, नॉन लिविंग को एबायोटिक। एनवायरनमेंट में जो भी कुछ है वो सब उसके पार्ट में आता है। These abiotic and biotic components make the specific environment of an organism। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बनाते हैं उसके चारों तरफ का। ह्यूमन बींग्स हैव ट्राइड टू मेक एडजस्टमेंट विद द नेचर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हम ह्यूमंस ने क्या किया है, स्टार्टिंग से ये ट्राई किया है कि हम नेचर के साथ क्या कर सकें, तालमेल बैठा सकें। देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। अपना एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंडेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज पर, क्योंकि एयर एक नेचुरल रिसोर्स है और वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। तो हम बिना एयर के नहीं रह सकते, बिना ऑक्सीजन और बिना वाटर हम नहीं रह सकते। तो ये तो बेसिक फंडा हो गया कि इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जिनसे हमें फूड मिलता है प्लांट से, वो भी नेचर के कंपोनेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी। या एनिमल से हम फूड लेते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो बिना फूड के हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तब भी हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग हैज़ ऑलवेज रिगार्डेड एंड वर्शिप्ड द नेचर सिंस एंशिएंट टाइम। यही रीज़न रहा है कि ह्यूमंस ने हमेशा नेचर को क्या किया है, सम्मान दिया है और उसकी पूजा की है। देखो, हम किसको सम्मान देते हैं, जिसकी कंट्रोल में हमारी जान होती है। गॉड को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि गॉड के बारे में हम क्या कहते हैं, गॉड ही हमें भेजता है अर्थ पर और गॉड ही हमें वापस बुलाता है। यानी डेथ एंड लाइफ इज़ डिपेंड ऑन गॉड, इसलिए हम गॉड को इतनी वर्शिप करते हैं। उसी तरह हम नेचर की भी वर्शिप करते हैं, क्योंकि नेचर की वजह से हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस। एंशिएंट जो ह्यूमन था वो इन चीज़ों की कदर करता था और वो नेचर को पूजता था। लेकिन आज के ह्यूमन ने नेचर को पूजने के बजाय एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया, उसका शोषण करना चालू कर दिया, जिसका एक रिजल्ट हम कोरोना के फॉर्म में देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इन रिसेंट ईयर द टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज्ड। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पिछले कुछ सालों में जो नेचुरल रिसोर्सेज को अवशोषण यानी उनका ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करने की, लिमिट से ज़्यादा यूज़ करने की, लिमिटलेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर टेंडेंसी यानी बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर बढ़ा है, कैसा, एक्सप्लॉइट करने का नेचुरल रिसोर्सेज को, अनलिमिटेड, अनदेखा यूज़ करने का, अनप्लान्ड यूज़ करने का। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज्ड। द बैड रिजल्ट इज़ दैट वी आर फेसिंग मैनी नेचुरल डिजास्टर्स। और इसका बुरा रिजल्ट क्या है कि हम कई सारे डिजास्टर को फेस कर रहे हैं, जैसे फ्लड हो गया, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। हिमालय वगैरह में आपने देखा है पहाड़ खिसक जाता है, ज़मीन में दरार आ जाती है। एपिडेमिक, महामारी जो अभी चल रही है, कोरोना एपिडेमिक, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी। इनमें से आप एक चीज़ के गवाह बन रहे हैं, अभी एपिडेमिक को आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। होपफुली आप बाकी चीज़ों को कभी ना देखें अपनी लाइफ में, बट अगर आप ऐसे प्रोन एरिया होते हैं जहाँ इनकी पॉसिबिलिटी खूब रहती है, जैसे आप जापान चले जाइए तो वहाँ अर्थक्वेक की खूब पॉसिबिलिटी है, सुनामी वहाँ खूब आती है। अब लैंडस्लाइड अपने हिमाचल शिमला साइड, ड्रॉट अपने राजस्थान में कभी पड़ा था, अब तो नहीं है इतना। फ्लड मेघालय साइड, आप असम में अभी बाढ़ आई हुई है फ़िलहाल।
तो इस तरह ये सब क्या है, बैड रिजल्ट हैं, क्योंकि हमने नेचर को इस तरह एक्सप्लॉइट किया है कि उसके हमें नुकसान देखने पड़ रहे हैं। बट इफ़ वी टुक एट एंशियंट इंडियन कल्चर वी फाइंड दैट इन वैदिक टाइम्स आवर सेजेस एंड मॉन्क्स हैड गिवन मच इंपॉर्टेंस टू द नेचर। बट अगर हम पुराने इंडियन कल्चर को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे क्या थे, पुराने ऋषि, सेजेस और मॉन्क्स, साधु थे, साधु और जो संत थे, उन्होंने क्या किया है, नेचर को बहुत क्या दी है, इंपॉर्टेंस दी है। फॉरेस्ट, सन, अर्थ, स्काई ETC वर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू गॉड। आकाश देवता सबको, सूर्य देवता, अर्थ पृथ्वी जो अपनी माता देवी बनाई गई, धरती, स्काई, सॉरी फॉरेस्ट इज नॉट आकाश, फॉरेस्ट इज जंगल, वर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट, उनको गॉड का दर्जा दिया गया था। आपने टीवी में सीरियल्स में देखा भी होगा, जो पौराणिक अपने चैनल सीरियल आते हैं रामायण महाभारत, उनमें समुद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, हनुमान अपने जो आइडियल माने जाते हैं, उनको हम लॉर्ड ऑफ विंड, पवन देव के क्या मानते हैं, सन मानते हैं। इस तरह ये कंसीडर किया जाता है हमारे ट्रेडिशंस में। एंड वर वर्शिप्ड एंड बाय डेवलपिंग दिस ट्रेडिशन दे एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस टू द पीपल। और इनको क्या किया गया, पूजा किया गया। अब अगर हम आज तक, हालांकि भगवान को कोई देख नहीं पाया है, जिन्होंने देखा है वो लोग नहीं है, तो अगर हम इस तरह माने तो हो सकता है सच में देवता रहे हों, या ये भी हो सकता है कि हमारे जो पूर्वजों ने क्या किया हो, इनको देवता का दर्जा इसलिए दे दिया जिससे हम इनको नुकसान ना पहुँचाएँ। आपने PK मूवी में एक सीन देखी होगी आमिर खान की, उसमें एक सीन देखा होगा, उसको मारने वाले होते हैं, वो गाल पे अपने भगवान की फ़ोटो चिपका लेता है। तो ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि हम इंडियंस भगवान से काफ़ी डरते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक डर भी रहता है, क्योंकि हम भगवान को सुप्रीम पावर मानते हैं। ही कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम विद इन ए स्टैंड, एक पल में वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को भगवान का, जैसे लोग पानी वेस्ट ना करें, पानी वेस्ट करते टाइम क्या बोल दिया जाएगा कि समुद्र देव या वाटर के जो लॉर्ड ऑफ वाटर हैं वो आपको क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते थे। इसलिए हम फूड को आज तक कभी हमारी हिम्मत नहीं होती हम किसी भगवान के पंपलेट पर या किसी फूड पर, खाना की थाली पर आप पैर रख सकते हो क्या, नहीं। इस तरह के लोगों में डर बना रहता है कि इससे हमें पाप लगेगा, तो वो पाप लगना जो है वो इस तरह बनाया गया। तो हो सकता है एक्चुअल में देवता होते हों और उनका रिजल्ट होता हो स्पिरिचुअलिटी के बेस पर, हम देखें धर्म के भावनाओं के बेस पर अगर साइंटिफिकली हम कहें तो ये अपने जो ओल्ड पीपल थे उन्होंने ऐसे ट्रेडिशन इसलिए बना दिए जिससे लोग क्या कर सकें, इनकी कद्र कर सकें, क्योंकि डर से ज़्यादा काम होता है बजाय रेस्पेक्ट के। आप लोगों से प्यार से समझाते रहो, लोग आपका कहना नहीं मानते हैं, बट अगर आप उनको थोड़ा पनिशमेंट टाइप या कुछ भी सा डर दिखा देते हैं तो वो बातें फिर मानी जाती हैं। तो उन लोगों को नेचर का कंजर्वेशन करना था, नेचर को काटने से बचाना था, इसलिए हमने कह दिया पीपल के पेड़ में देवता रहते हैं। हो सकता है रहते हों, या ये भी हो सकता है कि पीपल के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनकी क्या कर दी गई, पूजा करवाना चालू कर दी गई, जिससे अब लोग पीपल के पेड़ को काटने से पहले 50 बार सोचेंगे। ये कुछ इस तरह के ट्रेडिशंस हमारे इंडियन कल्चर में चलते आ रहे हैं। अब आते हैं अगला, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड बाई मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो चीज़ जो मैन, हम लोगों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड विच आर यूज डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्स जो नेचर से मिलते हैं हम बिना किसी मॉडिफिकेशन, बिना उनमें कोई बदलाव किए हम उनको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स। जैसे फ्रूट्स आपको पेड़ में लगे मिलते हैं, हम पेड़ से काट के उनको धो के खा लेते हैं, तो ये क्या है, एक तरह का नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं अपन फ्रूट का कोई क्या बना दें, जैम बना दें और उसका शेक बना दें, फ्रूट का हम कस्टर्ड बना दें, फ्रूट का हम जेली बना दें, टॉफ़ी बना दें, तो वो इनडायरेक्ट वे में उसका कंजम्पशन हो गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड बाय मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड रिसोर्सेज। एंड व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड विच आर यूज्ड डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपके आते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम उन नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम नेचर से डायरेक्टली भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के भी किस किस तरह से हम सोर्सेज को गेन कर सकते हैं, कैसे कैसे सोर्सेज हमें मिल सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नेचुरल रिसोर्सेज को 3 कैटेगरीज में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़।
कि वो डेवलप कैसे हुए हैं और उनका यूज़ कैसे किया जा रहा है। सेकंड आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड ओरिजिन, कि कितने क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और कहाँ से, ओरिजिन उनका सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है, वो कहाँ से हमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर कि कितना, कौन सा रिसोर्स कैसे स्टोर किया जा सकता है और किस तरह उनका डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच किया जाता है, या किस तरह वो नेचर ने ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे कहीं तो किसी तरह की प्लांटेशन ज़्यादा है, कहीं दूसरी तरह का प्लांटेशन ज़्यादा है, तो उधर के लोग तो उस प्लांट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ बाजरा गेहूँ ज़्यादा उगता है अपन यहाँ बाजरा गेहूँ खाते हैं, साउथ में चावल ज़्यादा उगता है तो वहाँ चावल ज़्यादा खाते हैं लोग। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब जब डेवलपमेंट वाली फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से भी इसमें भी 2 सब कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट आपके आते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्स में देखिए क्या है, द रिसोर्सेज हुच स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी इज नोन एंड विच आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट टाइम बाय अस आर कॉल्ड रियल और एक्चुअल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज हुच स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटीज इज आर नोन। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, रियलिटी में जितना है, एक्चुअल फाइनल वैल्यू, ओरिजिनलिटी। तो जिनका स्ट्रक्चर से मतलब वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन है उनका, किस तरह वो ऑर्गेनाइज्ड है, क्या उनकी अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ वो अवेलेबल हैं, कैसे उनका प्रोडक्शन है, कैसे उनको यूज़ किया जा रहा है, ये सब जिसके बारे में हमें पता है, क्वांटिटी जिनकी हमें पता है, और जो प्रेजेंट टाइम में फिर उस हिसाब से यूज़ भी किए जा रहे हैं, वो तो क्या बोले जाते हैं, रियल और एक्चुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ कोल इन जर्मनी, क्वांटिटी ऑफ मिनरल ऑयल इन वेस्ट एशिया, क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र। देखो इसके जो एक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं वो जनरली मिनरल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर हैं और एक लिमिटेड फिक्स अमाउंट में है। तो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के बेस पर ये प्रेडिक्शन, ये भविष्यवाणियाँ कर रखी हैं कि कितने साल तक कोई पर्टिकुलर फ्यूल या कोई पर्टिकुलर गैस, पर्टिकुलर ऑयल, पर्टिकुलर मिनरल, पर्टिकुलर मेटल जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो ETC कोल, ये सब कितने ज़मीन से जो निकाले जा रहे हैं ज़्यादातर, वो कब तक चलेंगे। तो एक तो वो नेचुरल है, प्लस रियल टाइम में हम उनका यूज़ कर रहे हैं, प्लस उनका हमें स्ट्रक्चर भी पता है, जैसे कोल का हमें पता है कार्बन से बनता है, और उनकी क्वांटिटी भी हमें लगभग क्वांटिटी हमें पता रहती है। तो ये कौन से में आ जाते हैं, आपके एक्चुअल रिसोर्स में आ जाते हैं। सेकंड आपके होते हैं पॉसिबल रिसोर्सेज। देखिए पॉसिबल वर्ड का मतलब तो क्या होता है, जो पॉसिबल हो सकते हैं इन फ्यूचर में। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी और नंबर इज़ नॉट नोन टू अस प्रेजेंटली, वी आर नॉट यूजिंग दैम बट वी कैन यूज़ दैम इन फ्यूचर, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड पॉसिबल रिसोर्सेज। जिनकी क्वांटिटी और नंबर हमें नहीं पता है, अभी हमें नए नए रिसोर्स ढूंढने हैं और जिनको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हम उनको क्या कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे, वो क्या बोले जाएंगे, पॉसिबल रिसोर्सेज। द एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल रिसोर्सेज आर द रैपिडली मूविंग विंड मिल्स। देखो अभी जो पॉसिबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है, विंड मिल्स, पवन की जो चक्कियाँ, विंड मिल्स आपने इस तरह देखी होंगी, लाइट को प्रोड्यूस करने के काम आती हैं ये विंड मिल्स। इस तरह विंड मिल्स होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं ये। विच वाज ए पॉसिबल रिसोर्सेज 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले ये किस में आता था, पॉसिबल रिसोर्स को। तो तब किसी ने नई टेक्नोलॉजी बताई होगी कि ऐसे हम विंड मिल बना सकते हैं और विंड से हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अब तो ये एक्चुअल रिसोर्स हो चुका है, क्योंकि अब तो ये मिल चल रही हैं, लेकिन उस टाइम में कैसा रहा था, पॉसिबल रिसोर्सेज। बट इन मॉडर्न टाइम टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग इन आवर कंट्री ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग विंड मिल्स। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, तो अब तो ये एक्चुअल में आता है, प्रेजेंट 2020 की बात करें। लेकिन 10 साल 20 साल पहले, ईयर 2000, जब 20th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी और 21st सेंचुरी चालू हो रही थी, साल 1900 ख़त्म हो रहा था 1999 से 2000 के टाइम में, तब विंड मिल कैसा रहा है, एक पॉसिबल रिसोर्सेज। साइंटिस्टों ने बताया कि इसको हम एज ए रिसोर्स यूज़ कर पाएंगे, और 20 साल बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज ऑल्सो ए पॉसिबल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। यूरेनियम एक एलिमेंट होता है, जैसे अपना गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसी तरह कि काफ़ी एक्टिव एलिमेंट होता है। इससे हमें आपने न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न के बारे में पढ़ा है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है जहाँ बिजली बनाई जाती है, जैसे उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिज़न में जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है वो यूरेनियम ही होता है। तो यूरेनियम अभी तो हमें लद्दाख में मिला है, जिसको हम फ्यूचर में क्या कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे।
लद्दाख आपको पता है नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर से हटाकर। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिन, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिन सेकंड पॉइंट के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है? टू कैटेगरीज में। फर्स्ट आपकी आती हैं बायोटिक रिसोर्सेज। देखो अवेलेबिलिटी और ओरिजिन, कहाँ से हमें वो अवेलेबल हो रहे हैं, किस जगह से। तो बायोटिक कौन से होंगे? जो हमें बायोटिक एलिमेंट से मिलेंगे, यानी जो भी लिविंग है, प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस। अलाइव और लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज सच एज एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। लिविंग थिंग्स जो हैं तीन ही हैं, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस। अच्छा, बर्ड्स एनिमल्स में ही आ जाते हैं, आप इनको अलग मत समझना। ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं, पर इनको हम अलग शो कर देते हैं, क्योंकि एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स हमारे क्या हैं? ये बायोटिक रिसोर्स हैं। अब प्लांट्स को हम कैसे काम में लेते हैं? प्लांट्स को आपको पता है इंडिया तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यहाँ प्लांट इकोनॉमिक वैल्यू भी रखते हैं, सोशल वैल्यू भी रखते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है उनकी। प्लांट से हमें खाना मिलता है, फूड से, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। एनिमल्स, लोग घरों में एनिमल्स को पालते हैं, लोग अपनी खेती में उनको यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए उनको यूज़ किया जाता है। ह्यूमंस को एज ए रिसोर्स हम, आपने कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनमें जो मैन पावर होती है, मजदूर लगे होते हैं, लेबर लगी होती है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको स्टडी प्रोवाइड की जा रही है बाई ए मीन्स। वो मीन्स कौन है? हम टीचर्स हैं, हम ह्यूमंस हैं। तो आपके लिए क्या हो रहा है? देखो, ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड, तो आप हमारा एक तरह क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो हम आपके लिए क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। हम स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो मैम हमारे पे करती हैं हमें, तो वो हमारे इनकम का एक रिसोर्स हो गई हमारे लिए। तो इस तरह ह्यूमंस भी एक दूसरे के क्या बन सकते हैं? रिसोर्स बन सकते हैं। सेकंड आपके आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? देखिए, थिंग्स विच आर नॉन लिविंग एंड नॉट अलाइव आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज सच एज एयर, सॉइल, लाइट, etc। ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं, और नॉन लिविंग का मतलब जो लिविंग थिंग्स वाले ट्रेड्स को शो नहीं करती, जो ब्रीदिंग नहीं करती, हम सिंपल वे में कह सकते हैं, वो क्या बोली जाती हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज बोले जाते हैं। जैसे एयर हो गई, सॉइल हो गई, लाइट, बट ये नेचुरल होते हैं। ये एबायोटिक रिसोर्सेज हम कौन सो की बात कर रहे हैं? नेचुरल, क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल कौन सा है? नेचुरल रिसोर्सेज। नहीं तो ऐसे तो आप प्लास्टिक को भी एक रिसोर्स कह सकते हो, प्लास्टिक हमारे बहुत काम आता है। स्टील को भी हम एक नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं, बट दैट आर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज, वुड इज़ ए टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स अगर हम कहें। तो ये आपके थे अवेलेबिलिटी के बेस पर। आप जिनको बायोटिक लिविंग चीज़ों से प्राप्त करते हो वो बायोटिक हो जाएंगे, और जो हमें कहाँ से मिलती हैं? नॉन लिविंग चीज़ों से मिलती हैं, वो क्या हो जाएंगी? एबायोटिक रिसोर्स आ जाएंगी। और डेवलपमेंट के बेस पर क्या थे? एक्चुअल और पॉसिबल। थर्ड आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर रिसोर्सेज को टू कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया जा सकता है। वन इज़ यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो सभी जगह पूरे यूनिवर्स में हो, वो यूनिवर्सल बोला जाता है। द थिंग्स विच आर अवेलेबल एवरीवेयर ईजिली आर नोन एज यूनिवर्सल रिसोर्सेज। अब ये यहाँ यूनिवर्स से मतलब अपनी अर्थ से लिया जा रहा है, पूरे यूनिवर्स से ये मतलब नहीं है, पूरे कॉस्मोस है आपका, उससे मतलब नहीं है ये, कि जो हर ऐसे रिसोर्स जो हर जगह मिल जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। जैसे एयर हो गई, लाइट हो गई, वुड हो गई, सॉइल हो गई। सॉइल में वेरिएशन होते हैं, हर तरह की सॉइल हर जगह नहीं मिलती है। सेकंड, लोकल रिसोर्सेज। अब लोकल क्या बोलते हैं अपन? लोकल मार्केट। तो लोकल का मतलब जो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है। रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक एंड आर अवेलेबल एट सेलेक्टेड प्लेसेज आर नोन एज लोकल रिसोर्सेज। जैसे सच एज कॉपर, आयरन ओर, etc। अब देखो, कॉपर ज़मीन, आयरन ओर, जो मेटल से निकलती हैं वो सब इनके ओर से निकलती हैं। ओर क्या होती हैं? पत्थर का ऐसे चट्टान का टुकड़ा, आप इनको ओर कह देते हैं। इन्हीं को वेरियस मेटलिक प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? उनमें से मेटल निकाली जाती हैं प्योर करके। तो ये जो ओर निकलती हैं वो हर जगह नहीं होती। जैसे आप अपनी खेड़ली की बात करें तो यहाँ की ज़मीन में ऐसा कोई मिनरल का खदान नहीं है।
पर कुछ जगहों पर जैसे एमपी में खदानें हैं इस चीज़ की, एमपी के कई जगहों में ज़मीन के नीचे से ये कोयले की जैसे आपने खदानें सुनी है। तो इस तरह ये क्या होता है, एक लोकल रिसोर्स होता है। ये पूरे देश में हर जगह तो है नहीं, कहीं कहीं जगह किसी किसी एरिया में ज़मीन पर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिसर्च ऑपरेशन चलवाती है, तब ज़मीन के अंदर स्कैन किया जाता है ज़मीन को, और तब पता चलता है कि वहाँ मिनरल्स या किसी टाइप के ऐसे रिसोर्सेज के स्टोर हैं या नहीं है। अगर वहाँ होते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ प्लांट लगवा कर उनका क्या कर लेती है, फिर निकालना एक्सट्रैक्शन चालू कर देती है ओर्स का, और उन ओर्स को फिर क्या बना दिया जाता है, मेटल्स में चेंज कर दिया जाता है। टू अंडरस्टैंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ए बेटर वे वी कैन फर्दर डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये तो आपने देखा था 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का, हम उनको और डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट आपके होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन से होते हैं रीन्यूएबल? देखिए, अब रीन्यूएबल वर्ड का मतलब जो दोबारा बनाए जा सके। री माने दोबारा, न्यू माने नए, और एबल माने हो सकते हैं। तो दोबारा नए हो सकते हैं मतलब दोबारा हम उनको नया ला सकते हैं। वो कौन से रिसोर्सेज हैं रीन्यूएबल? देखो, दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी बिल्ट एंड यूज्ड अगेन, जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, दोबारा यूज किए जा सकते हैं। दैट इज़ दोज थिंग्स विच कैन बी मेड अवेलेबल अगेन आर नोन एज रीन्यूएबल सोर्सेज, जो दोबारा अवेलेबल की जा सकती हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। अब ये दोबारा बनाई जा सकती है मतलब वो कैसी होंगी? अनलिमिटेड होंगी, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सन की जो एनर्जी है, विंड की जो एनर्जी है, उसको हम बार बार बना सकते हैं। हवा कभी भी क्या नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। सेकंड आपके आते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इनको आप इसके आगे नॉन लगा देना, नॉन रीन्यूएबल होते हैं ये दूसरे तरह के। रीन्यूएबल हमने ऊपर पढ़ लिए। नॉन रीन्यूएबल का मतलब जो क्या नहीं किए जा सकते, वापस दोबारा नए नहीं बन सकते। दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड अवेलेबिलिटी, विच हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड विच टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जिनकी अवेलेबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है, जो उनका वापस नया प्रोडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो बहुत करोड़ों सालों बाद है, जब तक एक जनरेशन ख़त्म हो जाती है। एक जनरेशन क्या, एक पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। विच टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड, बहुत ज़्यादा, जैसे फॉसिल फ्यूल हैं 1-2 करोड़ सालों में जाके बनते हैं। आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, इनको क्या बोला जाता है? नॉन रीन्यूएबल। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों ही कैसे हैं? फॉसिल फ्यूल हैं। बहुत ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में, जब अर्थ में क्या हुए, वेरी फ्लक्चुएशंस हुए, अर्थ जब ऊपर नीचे हुई या एक तरह अर्थ पे आए, तो जो प्लांट, वेजिटेशन और एनिमल्स और ह्यूमंस जो भी तरह के वहाँ रहते थे, वो सब अर्थ के नीचे दब गए। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो किस में चेंज हो गए? टाइम के साथ साथ फ्यूल्स में बदल गए। उन्हीं फ्यूल्स को हम ज़मीन से अब निकालते हैं, किसके फॉर्म में? कोयले की फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में और नेचुरल गैस के फॉर्म में। तो इनको बनने में काफ़ी टाइम लगा है, बहुत पुरानी बात है, करोड़ों सालों पहले की, और अब हम इनको निकाल रहे हैं। तो एक टाइम तक ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे साथ जब ऐसा कुछ होगा, अर्थ में वापस वो फ्लक्चुएशंस होंगे, तब नए फ्यूल बनेंगे, और फिर उनको बनने में, तो इनको हम अभी भी क्या नहीं कह सकते रीन्यूएबल। हम इनको रियल टाइम में, जैसा हम अभी चल रहा है, कैलकुलेटिव टाइम कह सकते हो आप इसको, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इनमें हम इनको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। We should not use any resources carelessly because once the non-renewable resources are consumed, they will not be regenerated and will not be available for our future generation. हमें इनका बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए फिर अवेलेबल नहीं रहेंगे, हम उनके लिए कुछ नहीं छोड़कर जाएंगे। इनके एक नाम और होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होता है, इनको हम कन्वेंशनल कहते हैं, और जो रिन्यूएबल होते हैं उनको हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। कन्वेंशनल का मतलब हिंदी में होता है पारंपरिक, जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल कह सकते हो आप। तो सबसे पहले हम इनको यूज़ करते थे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। ज़मीन से कोयला निकाला गया, पेट्रोल निकाला गया, नेचुरल गैस निकली। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि हम सनलाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने आजकल सोलर प्लांट देखे होंगे, घरों में लाइट आती है उनसे, विंड मिल से बिजली बन रही है। तो फिर ये नए ढूंढे गए, तो ये पुराने नहीं थे, तो पारंपरिक नहीं थे, ट्रेडिशनल से नहीं चल रहे थे, तो इनको क्या नाम दिया गया? रिन्यूएबल वालों को तो नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल क्या हो जाते हैं आपके? कन्वेंशनल हो जाते हैं। ये आपके रिसोर्सेज के बारे में इनके वेरियस टाइप्स का इंट्रोडक्शन था।
आज की क्लास में इतना ही। कल हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लास्ट की लाइन लिखी हुई है कि हमें इनका केयरलेस यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे ख़त्म ना हो, तो उनके लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट तो केयरलेस ही है वो। तो उस चीज़ के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे।